So, good morning, dear students. Let us start with the numerical methods. Continue with the numerical methods. हम कहाँ पर थे? आज हम देखने वाले रिलैक्सेशन मेथड, जहाँ पर हमने पिछली बार छोड़ दिया था. सो रिलैक्सेशन मेथड लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो प्रॉब्लम लिखा हुआ है. ध्यान से देखना. सॉल्व बाय रिलैक्सेशन मेथड. 10x minus 2y plus z equal to 12, x plus 9y minus z equal to 10, 2x minus y plus 11z equal to 20. So my humble request to all of you, my dear students, to be concentrate on this particular method because we are going to face many problems regarding with this. ठीक है, यानी आप इसको अगर सेंसिबली करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. चीज़ें आप क्या कर पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे. तो ध्यान से देखना. तो वंस दिस प्रॉब्लम इज गिवन टू यू, इमीडिएटली आपको क्या करना है कि ये इक्वेशन फिर से एक बार लिखना है और उस पर से 3 नए इक्वेशन जनरेट करने हैं. कौन से? आर एक्स, आर वाई और आर जेड. ठीक है, तो वो आर एक्स कैसे हैं? 12 माइनस 10x प्लस 2y माइनस जेड. यानी सीधा सीधा आपको क्या करना है, ये जो भी है उसको RHS में लेके जाना है. ठीक है, जो भी है उसको. तो वो इक्वेशन कैसा बनेगा? वो इक्वेशन बनेगा 12 माइनस 10x प्लस 2y माइनस जेड. सिमिलरली सेकंड इक्वेशन 10 minus x minus 9y plus z. Similarly, third equation 20 minus 2x plus y minus 11z. Once these equations are there, जो भी x के कोएफिशिएंट्स है, जो भी x के कोएफिशिएंट्स है, अब x के कौन कौन से कोएफिशिएंट्स हैं? x के कोएफिशिएंट्स हैं, अगर हम सिस्टमैटिकली देखें तो वो होगा x का कोएफिशिएंट -10, -1 एंड -2. जो भी x के कोएफिशिएंट्स है वो x के कोएफिशिएंट्स हम सीधा सीधा डेल्टा x के लिए लिख देंगे. सिमिलरली जो भी y के कोएफिशिएंट्स है वो है 2, -9, 1, वो डेल्टा y के लिए लिखे. सिमिलरली z के कोएफिशिएंट जो है वो है -1, 1 एंड -11, -1, 1, -11. ठीक. तो या तो आप ऐसा एनालाइज करें, नहीं तो आप कैसा एनालाइज कर सकते हैं कि जो पहली पूरी रो है वो कॉलम में कन्वर्ट कर दी, दूसरी पूरी रो है वो कॉलम में कन्वर्ट कर दी, तीसरी पूरी रो है वो कॉलम में कन्वर्ट कर दी. कॉलम की किस बात की? सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स की बात कर रहा हूँ. ठीक है, अंडरस्टूड. ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बच्चों? ताकि आप इसको प्रॉपरली एनालाइज कर सको, इक्वेशन सेटिस्फाई कर सके. ठीक. अब हमें बार बार ये आर एक्स, आर वाई और आर जेड नए बनाने हैं. वो नए कैसे बनाने हैं मैं बता दूंगा आपको. जस्ट इमेजिन करो, यहाँ पर ध्यान देना. तो सबसे पहले हम करेंगे कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व. जब भी ये स्ट्रक्चर लिख दिया तो इस स्ट्रक्चर में अब देखो जरा सा, मैंने 6 कॉलम बनाए, एक्स वाई एंड जेड, आर एक्स, आर वाई एंड आर जेड. अब ये एक्स वाई जेड, आर एक्स, आर वाई एंड आर जेड लिख दिए तो इनिशियल सॉल्यूशन विल बी एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू. once we are writing x0, y0, z0, put all the values of x, y, z in rx, ry and rz. What the values will be? 12, 10 and 20. So here हमने लिख दिया 12, 10 and 20. ध्यान से देखोगे तो किसी न किसी चीज को बोल्ड किया गया है. इसको बोल्ड किया गया है, इसका मतलब ये सबसे बड़ी वैल्यू, जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको आइडेंटिफाई करो. समझे? जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको आइडेंटिफाई करो. आइडेंटिफाई करने के बाद अब आपका सॉल्यूशन ऐसा चाहिए कि व्हाट आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इन आर एक्स, आर वाई एंड आर जेड, पर्टिकुलरली आर जेड, सो दैट वो 20 मिनिमम हो जाए, जीरो के नजदीक चला जाए. समझ में आ रहा है? मिनिमम हो जाए या जीरो के नजदीक चला जाए. ये दो सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई करें. तो मैं काम करता हूँ, 20 है तो वो आर जेड है, तो मैं जेड के कोएफिशिएंट की तरफ देखता हूँ, यानी 11. अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो -22 हो जाएगा. -22 यानी 20 से लेके तो मैं नजदीक के आ गया, जीरो के नजदीक आ गया. सो आई एम गोइंग टू डू दैट थिंग. अदरवाइज माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन डू वन थिंग.
ये रफ कैलकुलेशन है, अदरवाइज यू कैन डू वन थिंग, इसका जो भी कोएफिशिएंट है उसको किससे डिवाइड कर दो, 20 से डिवाइड कर, ठीक है ना। यानी आप क्या करोगे, व्हाट यू आर गोइंग टू पुट एट, जो भी इक्वेशन होगा उसकी जगह क्या पुट करोगे, सो यू आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट, इसको अगर डिवाइड कर दोगे इससे, तो यानी वही वैल्यू आप वहां पर पुट कर दोगे, तो वो नियर अबाउट इक्वल टू जीरो चला जाएगा। आप वैसा भी करोगे तो चलेगा, दैट डजेंट मैटर, अंडरस्टूड। वो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर हुआ ना मैं कहूँगा। यानी अगर आपने z की जगह पे 20/11 भी सब्सटीट्यूट कर दिया तो भी चलेगा। अगर z की जगह 20/11 सब्सटीट्यूट कर दिया तो देखो क्या हो जाएगा, 20 11 11 विल गेट कैंसल, ये +20 और ये -20, इट विल बी जीरो, समझ में आया ना, इट विल बी जीरो। ऐसा किया तो भी चलता है, ठीक है, कोई उसमें बड़ा इशू नहीं है। यानी एट दैट टाइम हम 2 की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, 2 की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे 20/11, अंडरस्टूड। चलो ऐसा भी चलेगा। तो मैंने यहाँ पर 2 सब्सटीट्यूट किया, तो 2 सब्सटीट्यूट किया तो x0 y0 एंड z इक्वल टू 2, याद रहे सिर्फ उसी को कंसिडर करना है, ठीक है, एनालाइज कर पा रहे हो, सिर्फ उसी को कंसीडर करना है। अब उसी को कंसीडर करने के बाद क्या हो जाएगा, यानी सिर्फ z को देखना है, बाकी वैल्यूज तो 0 0 ही रहेंगी, लेकिन सिर्फ z को देखना है, यानी 0 0 2। तो आंसर आया 10 12 एंड -2, वंस इट इज -2। अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे क्या, कि अब हाईलाइट कौन सा होगा, अब बड़ा डिजिट कौन सा है, अब कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके सामने, अब आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है 12, ये बड़ा बन गया, इसको आइडेंटिफाई करो, यानी ये है आर वाई में, यानी मैं किसको आइडेंटिफाई करूंगा, वाई को। याद रखना, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसी के करस्पॉन्डेंस हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, अदरवाइज नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर वो सब्सटीट्यूट कर रहा है, अगर वो आर एक्स बड़ा है तो एक्स, आर वाई बड़ा है तो वाई, और आर जेड बड़ा है तो जेड में सब्सटीट्यूट करना। अब वाई बड़ा है, अब मैं ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूं वाई में सो दैट वो इक्वेशन जीरो हो जाए, लेकिन उसके पहले अब मैं इक्वेशंस कंसीडर करूंगा 10 12 एंड -2। मीनवाइल मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं बच्चों से कि डू वन थिंग, कि आप एक काम करो, आप तब तक कैलकुलेटर लेके सामने बैठो, ठीक है ना। आप तब तक क्या करो, कैलकुलेटर लेके सामने बैठो, ठीक। चाहे तो 2 मिनट के लिए ये वीडियो वहीं पे क्या कर दीजिएगा, पॉज कर दीजिएगा, लेकिन ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ये कैलकुलेटर लेके सामने बैठिएगा, ठीक। सो माई इक्वेशन विल बी, now instead of the first equation starting from 12, instead of 12 I am going to consider 10. So how the equation is going to get on, जब मैं जानता हूं कि x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 1 है, z इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन कैसा पुट ऑन करेगा, तो ध्यान से देखना। तो यहाँ पर 10x है वो, यानी ध्यान से देखना बच्चों, इसकी जगह पे अब क्या आ गया, इसकी जगह पे 10 12 एंड -2, 10 12 एंड -2, मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर 10, यहाँ पर 12, यहाँ पे -2, यानी अब आपका इक्वेशन कैसा होगा, 10 माइनस x 0 है, y 1 है, तो वो 2, 10 + 2 -0 यानी 12, ये आया आंसर में 12। नेक्स्ट इक्वेशन 12 12 -0 -9, 12 में से 9 गया, आ गया 3। नेक्स्ट 20, ये 0 ये 1 और ये 0, लेकिन ये 20 नहीं है, -2 है, -2 0 +1 आ गया -1, यानी नया इक्वेशन मिला कौन सा, ये। यानी अब ध्यान से देखना मेरी तरफ, आपके सॉल्यूशन के नए कोएफिशिएंट्स अब होंगे, मार्क माय वर्ड्स,
आपके सॉल्यूशन के नए कोएफिशिएंट सब होंगे 2 2 सॉरी 12 3 एंड -1 12 3 एंड -1 पहले इक्वेशन के लिए 12 माइनस समथिंग, दूसरे इक्वेशन के लिए 3 माइनस समथिंग एंड थर्ड इक्वेशन के लिए -1 माइनस समथिंग। अंडरस्टूड। अब बड़ा कौन सा है? अब ये 12 बड़ा है, ये 12 बड़ा है, तो अब मुझे सब्सटीट्यूशन किस में करना पड़ेगा? सब्सटीट्यूशन x में करना पड़ेगा। अब मैंने x में सब्सटीट्यूशन किया तो 12, तो देखो बच्चों यहाँ पर मैं अगर 1 रखूँ तो ये नजदीक के 0 के नजदीक चला जाएगा, तो मैं काम करता हूँ 1 0 0 सब्सटीट्यूशन। अब मैंने 1 0 0 सब्सटीट्यूशन रखा तो क्या होगा? 12 माइनस 10 2, 10 माइनस 1 10 नहीं सॉरी 3 माइनस 1 2 -1 -2 -3, यानी अब ये नहीं रहा आपका लाइन, अब आपकी लाइन बन गई है, जस्ट अ मिनट, ये अब ये कौन सा उसमें से बड़ा है? प्लस छोड़ दो माइनस छोड़ दो, कौन दूर जा रहा है? -3 दूर जा रहा है, समझे ना? प्लस हो माइनस हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमें, -3 दूर जा रहा है, यानी हमारा प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? -3 क्रिएट कर रहा है। -3 क्रिएट कर रहा है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें उसको? अब ऐसा कौन सी वैल्यू मैं वहां पर पुट करूं, ऐसी कौन सी वैल्यू मैं वहां पर पुट करूं सो दैट वो वैल्यू मुझे मेरे प्रॉब्लम के नजदीक लेके जाए, 0 के नजदीक लेके जाए, तो वो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ z के लिए हो, क्योंकि -3 सबसे बड़ा है। तो मैं z को, देखो ध्यान से, मैं z को सब्सटीट्यूट करूंगा 0.3। अब ये 0.3 कैसे आया? -0.3 कैसे आया? मेरा सब्सटीट्यूशन -1 में से है, मेरा सब्ट्रैक्शन -1 में से है। देखो जरा ध्यान से यहाँ पर, सॉरी ये पिछली बार का था, लेट मी क्लियर ऑल क्लियर इट। हाँ, अब मेरा नया इक्वेशन कौन सा है? करेक्ट, ये है मेरा नया इक्वेशन, वो है 2 2 एंड -3। अब ये मेरा नया इक्वेशन, अब ये नया इक्वेशन की नई वैल्यूज है, यानी अब ये किसकी जगह लेंगी? ये जगह लेंगी 12 की, ये जगह लेंगी 10 की, और ये जगह लेंगी -3, यहाँ पर 20 की। तो अब मुझे देखना किसको है? मुझे देखना RZ को है, यानी Z को देखना है। तो मैं ऐसा क्या सब्सटीट्यूट करूँ, मैं ऐसा क्या सब्सटीट्यूट करूँ किसके जगह पे? Z की जगह पे, सो दैट वो नियर अबाउट इक्वल टू 0 चला जाए। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि मैं वहां पर सब्सटीट्यूट करूं, जैसा पिछली बार ही मैंने बताया था, -3 डिवाइडेड बाय 11, अंडरस्टूड? -3 डिवाइडेड बाय 11। तो हम हमारे हिसाब से एक काम करते हैं कि हम ये -3 डिवाइडेड बाय 11 सब्सटीट्यूट करने के बजाय हम करते हैं -3 डिवाइडेड बाय 10, एक स्टेप और चला जाएगा। तो हमने सब्सटीट्यूशन लिया -0.3, क्योंकि ध्यान से देखना, मुझे इसको 0 बनाना है, इस इक्वेशन को 0 बनाना है, यानी -3 के नजदीक अगर मैं कहीं पहुंच पाऊं तो ही वो 0 के नजदीक चला जाएगा, अदरवाइज नहीं। ये इटसेल्फ माइनस है, इसीलिए मुझे नई वैल्यू माइनस लेनी पड़ेगी, सो दैट माइनस माइनस विल बी प्लस, एंड उसका सब्सट्रैक्शन होके वो 0 के नजदीक चला जाए, अंडरस्टूड? अदरवाइज एडिशन होके वो इक्वेशन कहीं के कहीं चला जाता है। सो नाउ ध्यान से देखो जरा सा, अब मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूशन कर दिया, सब हो गया। अब देखो, यानी ये वैल्यूज पुटअप करने के बाद क्या हो जाएगा? सिर्फ z को सब्सटीट्यूट करना है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू -0.3। ये सब्सटीट्यूट करूँ तो -0.3 और इसमें से 2, यानी माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 2.3, ये आ गया 2, z की वैल्यू, x की 0, y की 0, z की -0.3, तो ये आ गया 1.7, क्योंकि सब्सट्रैक्शन होगा। दूसरा यह है, यहाँ पर है -3 और 11 मल्टीप्लाइड बाय -3 होगा, यानी 0 -11 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा? 0.3
3 और वो भी कौन सा -0.3, यानी हमारा सोल्यूशन होगा -3 प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, ये आंसर आएगा इसका +0.3, ये आंसर आया +0.3. This is a humble request to all of you, just to verify the things so that you could get it clear. अब इतना सब हो गया, this is already solved. You just take the book with you. एक कैलकुलेटर ले लीजिए और कैलकुलेटर लेने के बाद ये वैल्यूज वेरीफाई कर लीजिए, मेरे साथ चलिए अदरवाइज, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई इट क्लियरली. आप वीडियो रिवाइंड कर सकते हैं, फिर से प्रीवियस ले सकते हैं, सो दैट आप इसको लिसन कर सकते हैं. अब जरा ध्यान से देखना, बड़ी वैल्यू आ गई 2.3, यानी अब 2.3 आई, इसका मतलब अब नेक्स्ट वैल्यू होगी 2.3, 1.7, 0.3, 2.3, 1.7, 0.3. अब ये 2.3 आया, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, तो नई वैल्यू आई है 2.3, 1.7, 0.3. अब ये 12, 10 एंड 20 की जगह लेगी. अब सबसे बड़ा कौन सा है? 2.3 बड़ा है. अगर 2.3 बड़ा है तो मैं सपोजिशन क्या कंसीडर कर दूंगा, सीधा सीधा मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0.2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 10 इंटू 0.2 नियर अबाउट 2 के आसपास चला जाएगा. देन आई कैन कंसीडर कि ये सही जा रहा है. अंडरस्टूड. अब ये सब्सटीट्यूट करने के बाद अब आपको पता चल गया प्रोसेस क्या है. ये सब्सटीट्यूट करने के बाद 0.2, दिस इज नियर अबाउट इक्वल टू 0, एंड दिस इज 1.69, एंड दिस इज -0.23. अब ये -0.23 आने के बाद अब मैं नेक्स्ट टारगेट किसको करूंगा? मैं नेक्स्ट टारगेट करूंगा z को. समझे? मैं सॉरी जस्ट अ मिनट. अब यहाँ पर हमने टारगेट देखा कि माइनस छोड़ दो इसको, गलती से ये प्रिंट मिस्टेक हुआ है, 1.69. अब यहाँ पर आप कैसा भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है. ग्रेजुअली आपको कैसा प्रोसेस करना है? आपको ऐसा प्रोसीड करना है कि वो ज्यादा से ज्यादा किसके नजदीक जाए? 0 के नजदीक जाए. मार्क माय वर्ड्स, ज्यादा से ज्यादा किसके नजदीक जाए? 0 के नजदीक जाए. अब ऐसे ही हम आगे प्रोसीड करते रहेंगे तो हमें क्या मिलेगा? लास्ट वैल्यू मिलेगी 0, यहाँ पर 0.4 और -0.4 एंड 0.04. अगर हम और 2 स्टेप्स आगे चले जाएं तो भी हमें और 0.000 ऐसा कुछ तो मिलेगा. यानी अब हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि अब यहाँ पर से हमें करेक्ट सॉल्यूशन मिलना चालू हो गया. तो वो करेक्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम ये पूरे x की एडिशन, पूरे y की एडिशन और पूरे z की एडिशन कर लेते हैं. क्लियर कर रहा हूं मैं. पूरे x की एडिशन करूं तो पूरा x का आंसर आया 1.27, y का आंसर आया 1.18 और z का आंसर आया 0.7, 1.7. अब इसकी वैल्यू मैं कहां पर पुटअप करूं? इसकी वैल्यू मैं पुटअप करूं ओरिजिनल इक्वेशन में, तो देखना LHS नियरली इक्वल टू क्या आ जाता है? RHS आ जाता है. तो वेरीफाई करो. x की 1.27, y की 1.18 एंड z की 1.7. तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.27, दूसरा -2 मल्टीप्लाइड बाय 1.18, तीसरा प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? 1.7. तो इसका टोटल आया कैलकुलेशन 12.04 और RHS है 12. यानी दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि अब हम नियरली इक्वल टू कहां पर आ रहे हैं? सॉल्यूशन के पास आ रहे हैं. सो मार्क माय वर्ड्स, ठीक है. So these things we are going to calculate one and again and again and again, and we are going to approach towards the solution. ये आपको पहला इक्वेशन मैंने वेरीफाई किया है, आप दूसरा भी इक्वेशन वेरीफाई कीजिएगा, तीसरा भी इक्वेशन वेरीफाई कीजिएगा. सो हम्बल रिक्वेस्ट, ये ध्यान से देखना. ये देखोगे तो ही चीजें क्या होंगी? क्लियर होंगी. करना क्या है? जो बड़ी वैल्यू है, जो वैल्यू हमारे पास नहीं आ रही है,
हमें जीरो से ज्यादा दूर ले जा रही है, उन दोनों वैल्यूज में से किसी भी वैल्यू को कंसीडर किया तो चलेगा। जैसे यहाँ पे -2.37 की 32 की जगह हमने 1.69 को कंसीडर किया तो भी चलेगा, आंसर 2 स्टेप्स आगे आएगा लेकिन आएगा, चलेगा, उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंडरस्टूड? इतना क्लियर हो गया हो तो और एक नई प्रॉब्लम ले लेते हैं एंड यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, आगे देखते हैं क्या होता है क्या। नेक्स्ट, अब ये रिलैक्सेशन मेथड का मेथड प्रॉब्लम सेकंड, इसको जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे तो ये चीजें और क्लियर हो जाएगी। अब इक्वेशन आपके सामने दिए हैं, उस इक्वेशंस पे से हमने फिर से एक बार इक्वेशन लिखे, उस इक्वेशंस पर से हमने Rx, Ry एंड Rz लिखा और उसी पर से हमने ये टेबल बनाया। ये टेबल कौन सा, 10 2 2 पहली रो, 1 -10 2 सेकंड रो, 1 1 -10 थर्ड। अंडरस्टूड? अब इतना सब क्लियर होने के बाद इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, सब्सटीट्यूट करने के बाद 6 7 8 6 7 8 ऑल क्लियर। वंस दिस इज 6 7 8, किसको आइडेंटिफाई करो, 8 सबसे बड़ा है, 8 को आइडेंटिफाई, 8 को आइडेंटिफाई किया तो 8 कहाँ पर है, RZ में, यानी पर्टिकुलरली मुझे किसको कंसेंट्रेट करना पड़ेगा, मुझे Z को कंसेंट्रेट। तो हम Z को कौन से इक्वेशन में, पर्टिकुलरली तीसरे इक्वेशन पर देखो। अब तीसरे इक्वेशन में LHS कहाँ से स्टार्ट होता है, 8 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 10z। तो अगर मैं z इक्वल टू 1 रखूं तो वो 8 जो है वो -2 तक सीमित हो जाएगा। मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं z की जगह 1 रखूं तो ये -2 तक सीमित हो जाएगा और ये -2 तक सीमित हो जाने के बाद प्रॉब्लम और आसान हो जाएगी। तो हम वही करेंगे, मैं 0 0 1 सब्सटीट्यूट करता हूं इक्वेशन में, ध्यान से देखना, 0 0 1 सब्सटीट्यूट करता हूं। तो अब जरा देखना, 6 0 0 1 8, 7 0 0 1 9, 8 0 0 -10 -2। यानी अब नया इक्वेशन है 8 9 एंड -2, 8 9 एंड -2। अब ये नए इक्वेशन 8 9 एंड -2 बनने के बाद अब मैं आगे जाऊं तो मैं क्या कह सकता हूं इसको, अब ध्यान से और देखना, 8 9 एंड -2 होने के बाद अब किसको आइडेंटिफाई करूं, वो है 9, 9 को आइडेंटिफाई करूं तो मुझे फिर से ये इक्वेशन देखना पड़ेगा, 9 प्लस एक्स -10y। अब मैं अगेन y की जगह 1 पुट करूं तो -10 बनेगा, यानी और नजदीक आ जाएगा। तो मेरा सब्सटीट्यूशन होगा 0 1 0। अब 0 1 0 कर दिए तो देखो क्या होगा, 8 -0 प्लस 2 0, 8 प्लस 2 10 मिल गया। नेक्स्ट 9 0 -10, 9 0 -10 मतलब -1, ये भी मिल गया। नेक्स्ट 8 0 1, आर यू गेटिंग दिस, 8 है क्या, दिस इज नॉट 8 माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है 2। तो ये 2 कौन सा 2, -2 0 1 0। अगेन आर यू गेटिंग दिस, क्लियर हुआ? अच्छा, तो ये आया यहाँ पर -1, ठीक है, -2 प्लस 1 आया यहाँ पर -1, यहाँ पर शायद से माइनस भूल गए हैं तो इसको क्या लगा लेना, माइनस लगा लेना। अब यहाँ पर इक्वेशंस कौन से मिले, 10 -1 -1, क्लियर हुआ, 10 -1 -1, ठीक है। यानी अब ये इक्वेशंस को मैं
करता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा 10 -1 -1 फिनिश। अब उसके हिसाब से हाईलाइटेड कौन है, 10 10 हाईलाइटेड है, मतलब यहाँ पर मैं सीधा सीधा x की जगह 1 लिखता हूँ, मेरा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलो अब लेट अस सी क्या मिलता है। क्या, अब 1 लिखना चालू कर दिया तो 10 - 10 0 0 0, तो आंसर आया 0। नेक्स्ट -1 +1 0 0, आंसर आ गया 0। नेक्स्ट -1 +1 0 0, आंसर अगेन आ गया 0। तो तीनों आ गए 0। तो दिस इज अ परफेक्ट सॉल्यूशन, दिस इज अ परफेक्ट सॉल्यूशन। अब ये परफेक्ट सॉल्यूशन क्या बताता है, ये बताता है कि अब मुझे ये प्रॉब्लम आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एंड वंस आई डोंट वांट टू सॉल्व इट वंस मोर, आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड ऑल दोस थिंग्स। तो x इक्वल टू इन दोनों का एडिशन, इनका एडिशन और इनका एडिशन, इन सब का एडिशन मिला 1, इन सब का एडिशन मिला 1, इन सब का एडिशन मिला 1। तो इक्वेशन के सॉल्यूशंस आर 1 1 एंड 1। लेट अस चेक 1 1 एंड 1 सही में सॉल्यूशन है क्या। तो पूरे इक्वेशंस में 1 1 1 डालो LHS में और RHS देखो चेक होता है क्या। तो 10 -2 -2 यानी कितना, 10 -4 यानी 6, LHS 6 RHS 6। सेकंड इक्वेशन -1 +10 -2 यानी -3 +10, -3 +10 यानी 7। नेक्स्ट -1 -1 +10 8, LHS 8 RHS 8। यानी ये परफेक्ट सॉल्यूशन हुआ, सो दैट अब हम आगे इसको प्रॉपरली देख पाएंगे। So hopefully you are done with this relaxation method. So I am going to stop here only. और हम जब नेक्स्ट मेथड लेंगे वो मेथड होगी पिकार्ड की मेथड, और उसके बाद में टेलर्स मेथड, और वहीं पर हम क्या कर लेंगे, स्टॉप करेंगे। बाद में और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे तो उसके लिए देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो यहीं पे हम क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पिकार्ड की मेथड होगी और टेलर्स मेथड भी होगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।